नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश। हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे आज? तुगलक वंश पढ़ेंगे। और जितने क्वेश्चन बनेंगे ना, जो अभी तक बने हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। और बाकी देखिए जो बचते हैं तो इसके बाद हम लोग ये जो प्रैक्टिस सेट होता है ना उसको भी सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश पढ़ेंगे हम लोग। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। देखिए बीच बीच में मैं आपको कहानी बताते चलूँगा। जो पॉइंट लिखने वाले थे वो सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। देखिए इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक, ठीक है। गाजी मलिक तुगलक व गाजिबे तुगलक, ये इसका वास्तविक नाम था। और तुगलक नामक ग्रंथ के अनुसार जो है गयासुद्दीन तुगलक सर्वप्रथम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अंगरक्षक के रूप में भर्ती हुआ था। देखिए जो ये तुगलक नामा है ये एक काव्य ग्रंथ है, काव्य जिसको लिखा है अमीर खुसरो ने। और एक है किताबे रहला जिसको लिखा इब्न बतूता ने, ठीक है। तो इन दोनों ने जो किताब लिखी है वहाँ पर इनके साहित्य नहीं, इनके इतिहास के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुगलक नामक ग्रंथ के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक जो है सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अंगरक्षक के रूप में भर्ती हुआ था, ठीक है। अभी मैं आपको कहानी बताऊंगा कि आखिर ये कैसे बना था, ठीक है। थोड़ा आगे देख लेते हैं पहले। अब देखिए जब ये अलाउद्दीन खिलजी जब ये शासक बना था, इससे पहले क्या था? तो देखिए ये जो है दीपालपुर का सूबेदार बनाया गया था, इसको दीपालपुर का। और गयासुद्दीन तुगलक को शाही अंगरक्षक पद पर और दीपालपुर का सूबेदार बनाया गया था। तुगलक नामक ग्रंथ के अनुसार 18 बार मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई थी। ये ध्यान रखिएगा, मलिक उल गाजी का मतलब इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं काफिरों का घातक, ऐसे मान सकते हैं। चलिए अब देखते हैं तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक है इसका सिंहासन रोहण कैसे हुआ था। यहाँ पर मैं आपको कहानी बताऊंगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं आपको, जो मैंने कल आपको लास्ट में बताया था, फिर से बता देता हूँ। देखिए 7 सितंबर 1320 को नसरुद्दीन खुसरो की, ये खुसरो लिखा है, शाह की हत्या करने के बाद गाजी मलिक ने तुगलक ने 8 सितंबर 1320 को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए 1000 स्तंभों वाले महल में गयासुद्दीन तुगलक ने अपना राज्याभिषेक कराया। देखिए यहाँ पर कहानी बताऊँ क्या थी ये। मुबारक शाह खिलजी को तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बड़ा ही बेकार शासक था, कुछ हटे हुए थे उसके। और उसका एक बहुत ही परम मित्र जिसका नाम था मुबारक हसन। मुबारक हसन एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इसका बॉयफ्रेंड था, मुबारक हसन जो था ये एक हिंदू बिरादू जाति का था। एक पहले हिंदू बिरादू जाति होती थी, हिंदू बिरादू, ये इसका मूल धर्म था हिंदू बिरादू। तो मुबारक हसन ये एक तरह से 2 भाई थे, इसमें से ये दोनों तलवारबाज थे। इनको पकड़ के लाया गया था और अलाउद्दीन खिलजी के पास, मुबारक शाह खिलजी के पास, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी जो है इससे बहुत प्रभावित थे। और मैं जैसे कि मैंने बताया कि मुबारक शाह खिलजी एक तरीके से बेकार शासक था, कुछ मतलब अलग ही शौक थे उसके। और फिर ये जो है ना मुबारक हसन, ये अपने जो सैनिक थे बिरादू जाति के सैनिक, उनके साथ षड्यंत्र रचकर मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है। होता ही ये, ठीक है, हत्या कर देता। यहाँ तक बात सही थी। और यहाँ पर जो ये था ना गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा था, ये सब देख रहा था। कहाँ? दीपालपुर में, दीपालपुर का सूबेदार था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था, क्या नाम था उसका? खिजर खां के साथ एक का विवाह हुआ था देवल देवी के साथ। देवल देवी एक स्त्री थी, उसका विवाह कर दिया गया था, ये भी हुई थी। तो बाद में क्या किया था, जो मुबारक हसन था इसने विवाह कर दिया था इसके साथ, और इसने भी विवाह खुशी खुशी कर लिया, क्योंकि दोनों का मूल धर्म क्या था? हिंदू था। अब ये बात जब पता लगी गयासुद्दीन तुगलक को, तो इसने ये एक बात कही कि इस्लाम खतरे में है, क्योंकि दोनों का जो है मूल धर्म जो है वो हिंदू है, इसलिए इस्लाम खतरे में है। जब देखिए ये जो मुबारक हसन है ये जब गद्दी पर बैठा तो अपने आप को इसने क्या कहा था? इसने कहा था नसीरुद्दीन खुसरो कहा इसने। ये हालांकि उपाधि दी थी किसने? मुबारक शाह खिलजी ने ही।
तो इसकी हत्या कर दी थी। अब इसकी हत्या करने के बाद क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक जो था, ऐसा नहीं था कि ये सत्ते के नशे में था कि सत्ता इसको चाहिए ही चाहिए, इसने हत्या करके सत्ता हथियाना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं था। हत्या करने के बाद इसने एक जो है ऑफर रखा कि भाई जिसको सुल्तान बनना है वो बने, ठीक है, मेरा जो काम था मैंने कर दिया, मुझे इस्लाम बचाना था, मैंने इस्लाम बचा लिया, ये बात उसने कही थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसा कहा। उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली की जो और भी लोग अमीर लोग थे, उन्होंने कहा कि आप ही सुल्तान बनिए। तो इनके आग्रह पर सुल्तान बनना, जबरदस्ती या फिर उसको सुल्तान बनने का कोई लालच नहीं था। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, इसको सुल्तान बनने का कोई भी लालच नहीं था। इसने सर्वसम्मति से अपनी ये जो सत्ता है दिल्ली की, तब ये हासिल किया था सर्वसम्मति से। इसने ऑफर दिया था कि जिसको भी सुल्तान बनना है, जो भी राजकुमार बचे हुए हैं, जिनको भी बनना है वो बने, मेरा जो काम था मैंने कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन भी लिखी है कि गयासुद्दीन तुगलक को भारतीय इतिहास में सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला पहला शासक माना जाता है, और पहला शासक माना जाता है जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी मतलब क्या है, काफिरों को हटाने वाला, ठीक है। तो जिसने गाजी की उपाधि धारण की। देखिए ज्यादातर क्या हुआ कि जितने भी राजा थे वो सर्वसम्मति से नहीं बने। कहीं उनके भाई नाराज हैं, कहीं उनका साला नाराज है, कहीं रानी नाराज है, ठीक है, कहीं कोई, लेकिन सर्वसम्मति से, मतलब कोई भी दुश्मनी नहीं, समझे, मतलब कोई भी, ये कह सकते हैं कोई भी समस्या नहीं, आराम से सुल्तान बनिए, कोई भी समस्या नहीं, कोई भी विद्रोह नहीं करने वाला कि इनको क्यों बनाया। तो सर्वसम्मति से ये बने थे शासक। अब देखिए इसके प्रशासनिक कार्य के बारे में देख लेते हैं। जैसे ही सुल्तान बना वैसे ही तुगलक ने क्या किया कि अपने भतीजे मलिक असदुद्दीन को नायब बारबक तथा मलिक बहाउद्दीन को सैन्य विभाग का प्रमुख नियुक्त किया, ठीक है। नायब बारबक क्या होता था, दरबार की शान शौकत बढ़ाने वाला अधिकारी होता था, उसको बोलते थे नायब बारबक, दरबार की जो है शान शौकत बढ़ाने वाला। तो ये उसका भतीजा था मलिक असदुद्दीन, ठीक है, इसको ये बनाया। देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने सब एक साथ लिख दिया है, ना मैंने किसी को हाईलाइट किया है, ना मैंने किसी को अंडरलाइन किया है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अच्छा सपोर्ट नहीं करते हो। मैं चाहूँ तो इसको पीपीटी में बना सकता हूँ, पीपीटी में टाइम लगता है हालांकि, लेकिन तब भी मैं कर सकता हूँ आपकी खुशी के लिए। लेकिन आप लोग मेरी खुशी तो बिल्कुल देखते नहीं हो, आप लोग तो वीडियो तक नहीं शेयर करते हो, ना देखते हो पूरा। इसलिए मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करता हूँ। दीवाने वजारत का निरीक्षक मलिक शादी को नियुक्त किया और काजी उल कुजात का पद जो है कमालुद्दीन को नियुक्त किया, ठीक है। ये एक न्याय विभाग आप कह सकते हैं, और ये जो है दीवाने वजारत, ये क्या है, ये एक वित्त विभाग है, ठीक है। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने अभी अपने सभी पुत्रों को, यानी मलिक जूना खां, अब जूना खां को आपने कभी कभी देखा होगा, ज़्यादातर देखा होगा जोना खां। जोना खां वही है जो मलिक ये मोहम्मद बिन तुगलक नाम से जाना जाता है, जोना खां। बहराम खां, जफ़र खां, नुसरत खां और महमूद खां की उपाधियां प्रदान करता है, जिसमें जोना खां की उपाधि पूछी जाती है कि उलूग खां की जो उपाधि थी जोना खां की, किसने दी थी, तो गयासुद्दीन तुगलक नहीं दी थी। अब इसके देखिए प्रशासनिक सुधार, देखिए प्रशासनिक सुधार में क्या है कि सबसे पहले गयासुद्दीन जैसे ही शासक बनता है, उसने क्या किया कि जागीरें तथा अनुदानों को जब्त करने का आदेश दिया। अब इसी से शेख निजामुद्दीन औलिया से इनके विवाद शुरू हो गए थे। हुआ क्या था कि प्रशासनिक सुधार जैसे किया, इसने क्या कहा, जितनी भी चीज़ें अनुदान में दी गई हैं, इतना पैसा दिया गया है, सबके सब वो वापस करो। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि भैया हमारे पास तो पैसा बचा नहीं, क्योंकि हम पैसा क्या करेंगे, हमने तो गरीबों को दान कर दिया। इससे इनके कुछ विवाद हो गए थे, और भी कुछ कारण रहे होंगे, ठीक है। इसको आगे देखेंगे, इसमें मैंने आगे लिखा भी है। गयासुद्दीन तुगलक ने सैनिकों का हुलिया और चेहरा घोड़ों को दागने का नियम कठोरता से लागू किए। अलाउद्दीन खिलजी ने हालांकि ये लागू किया था, हुलिया लिखना और सैनिकों और घोड़े का दागना, लेकिन इसने कठोरता से लागू की। मैंने बताया था कि सैनिकों का हुलिया मतलब क्या है, जैसे कि आजकल के सैनिक में आइडेंटिटी कार्ड होता है, ऐसे ही उनके वेशभूषा, कितने चेहरे पे निशान है, कहाँ पे मतलब जो है आपका गहरे निशान कहाँ पर हैं, या फिर काला है, गोरा है, तगड़ा है, नाटा है, कैसा है, इस तरीके से। और जो घोड़ा दागने मतलब घोड़ा पर थप्पा लगा देना कि ये घोड़ा चेक हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है जिसने सैनिकों के वेतन से कमीशन, यहाँ पे कमीशन लिखा है, कमीशन काटने की कुप्रथा को बंद कराया। इससे पहले क्या होता था कि जितने भी सुल्तान थे वो सैनिकों के वेतन से कुछ ना कुछ कमीशन काटते थे, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने सैनिकों के वेतन से कमीशन काटना बंद करवाया था। ये एक कुप्रथा थी।
गयासुद्दीन तुगलक ने सैनिकों के वेतन जो है रजिस्टर की जांच करना प्रारंभ किया था। ये काफ़ी मतलब जो है होशियार था या सैनिकों के बारे में ज़्यादा कुछ सोचता था। ठीक है। सल्तनत काल में यातायात व्यवस्था डाक प्रणाली के रूप में व्यवस्थित करने का श्रेय जो है गयासुद्दीन तुगलक को ही प्रदान किया जाता है। ये जो है इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक में लिखा है कि सल्तनत काल में जो यातायात की जो व्यवस्था थी और डाक प्रणाली का जो पूर्ण रूप से व्यवस्थित जो व्यवस्था थी, ये गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ही थी। और सेना की सुविधा के लिए यातायात के साधनों में सुधार किया तथा सड़कें ठीक कराई और पुलों का निर्माण कराया। ठीक है। डाक विभाग था एक, जिसका बरीद मुमालिक के अधीन था, जो सूचना विभाग का प्रमुख होता था। और गयासुद्दीन तुगलक ने राजस्व सुधार के लिए मध्यवर्ती नीति अपनाई, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही में रस्मे मियाना के नाम से कहा है। रस्मे मियाना क्या था? गयासुद्दीन तुगलक ने राजस्व सुधार के लिए मध्यवर्ती नीति अपनाई थी, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी तारीख फिरोजशाही में कहा है रस्मे मियाना। ठीक है, रस्मे मियाना कहा है। आगे देखते हैं। तुगलक वंश जो है आज की क्लास में पूरा नहीं होगा, फिरोज शाह तुगलक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी फिर। गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व संबंधी सुधारों को 3 स्तरों पर लागू किया था। पहला कौन सा है? मुक्ताओं, जो प्रांतीय राज्यपाल थे उसमें, और मुकद्दम, ये गांव का मुखिया इसमें होता था, और कृषक। देखिए, कृषक का बोझ कम करने के लिए तुगलक ने हुक्मे हासिल यानी उपज में साझा अथवा गल्ला बटाई के नियम को लागू किया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/11 हिस्सा लेने का आदेश दिया था, जो सल्तनत काल में सबसे कम लगान माना जाता था। देखिए, सबसे कम लगान माना गया है इसमें गयासुद्दीन तुगलक के समय में, मतलब 1/10वां हिस्सा या 1/11वां हिस्सा, बाकी क्या 1/60, 1/50 तक भी हिस्सा लिया गया था। ठीक है। अब देखिए इसके अभियान, सैन्य अभियान देख लेते हैं क्या क्या थे इसके। वारंगल अभियान जो आधुनिक, ये बोल सकते हैं तेलंगाना के आसपास, तेलंगाना का क्षेत्र, वारंगल अभियान। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का पहला सैन्य अभ्यास था ये। सैन्य अभ्यास देखिए याद आ गया, जो सैन्य अभ्यास चलते हैं आजकल, युद्ध अभ्यास, सैन्य अभियान था ये क्या, वारंगल। और उस समय वारंगल का राजा कौन था? प्रताप रुद्रदेव। अब प्रताप रुद्रदेव को पकड़ के लाया गया इनके सामने, और वारंगल को जो है दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जोना खां के नेतृत्व में, ठीक है, 1321 और 1323 में आक्रमण के लिए भेजा था। अब देखते हैं जाजगर अभियान देख लो। तो 1324 में जोना खां के नेतृत्व वाली सेना ने जाजनगर, जो आधुनिक उड़ीसा में है, इसके विरुद्ध आक्रमण किया था, और वहां के राजा भानुदेव द्वितीय को अपने पड़ोसी राज्य से सहायता लेनी पड़ी थी, वहां भाग गया था। परंतु जब तक सहायता लेने गए ना, तब तक जोना खां ने वहां पर जाजनगर पर अधिकार कर लिया था। अब देखते हैं बंगाल अभियान में क्या होता है? तो गयासुद्दीन तुगलक का यह अंतिम सैन्य अभियान था, और उस समय बंगाल के शासक गयासुद्दीन बहादुर थे। अंत में दोनों सेनाओं के मध्य जो है युद्ध हुआ। जैसे बहादुर की सेना जो है पराजित हुई और उसे बंदी बना लिया गया था। आगे देखते हैं स्थापत्य कला के बारे में देख लेते हैं। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार जो है उसके पूर्व दिशा में एक तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी और दुर्ग का निर्माण करवाया था। अपनी राजधानी वहां पर स्थानांतरित की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं अपने मकबरे का निर्माण करवाया था, और इस मकबरे के ऊपर हिंदू मंदिरों के समान आमलक और कलश का प्रयोग किया गया है, और उस पर अर्धगोलाकार छातों का निर्माण किया गया है। सर्वप्रथम इस मकबरे से वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ माना जाता है, और इस सभी स्थल के निर्माण में लाल पत्थर व सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने जो अपना मकबरा है वो स्वयं बनवाया था, ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो हिंदू जो मंदिर नहीं होते हैं उनके समान था, जैसे कि आमलक, और इसमें कलश का प्रयोग किया गया था, और उस पर अर्धगोलाकार जो छाते नहीं होते हैं उनका प्रयोग किया गया था। और सबसे पहले अगर इस मकबरे में देखें तो वास्तुकला की जो तुगलक शैली है उसका यहाँ से प्रारंभ माना जाता है। जो तुगलक शैली जो है वहाँ वास्तुकला का प्रारंभ माना जाता है, और इन सभी स्थलों के निर्माण में लाल पत्थर, ठीक है, और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक और शेख देखिए यहाँ पर आ गया निजामुद्दीन औलिया के संबंध के बारे में। मैंने बताया कि जो अनुदान और जो भी चीज़ें दी गई थी वो वापस लौटाने को कहा था, तो निजामुद्दीन औलिया ने ये वापस नहीं भेजा था, कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो बंगाल अभियान के पास गए थे ये,
तो गयासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया को संदेश दिया था कि मेरे आने से पहले आप दिल्ली छोड़ दो। तो इन्होंने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूस दिल्ली या दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है और दिल्ली ये आ भी नहीं पाए थे, इनकी पहले ही मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने इस पर खेद भी व्यक्त किया था, उनका कोई ऐसा कुछ था नहीं कि वो मर जाएं। ठीक है, विशेष कार्य देखो इनमें क्या है, खेती की सिंचाई, जो खेत की सिंचाई के लिए जो नहरों का जो निर्माण है सबसे पहले किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। तो खेतों की सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई व उद्यान लगवाने का श्रेय जो है गयासुद्दीन तुगलक को ही प्रदान किया जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक को सल्तनत काल में नहरें खुदवाने वाला पहला शासक माना जाता है। और सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण राज्य विजित किए थे, लेकिन अपने दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली जो दक्षिण के राज्य थे अपने जो है दिल्ली में सल्तनत में शामिल कर लिया था, जो भी जीते थे, जैसे कि वारंगल। इसकी मृत्यु देखो कैसे हुई थी। देखिए, जब बंगाल और तिरहुत अभियान से लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी बची, ठीक है, तो अफगानपुर इसमें एक महल बनाया गया था जोना खां। ऐसा बताते हैं कि जोना खां के द्वारा ये महल बनाया गया था, लकड़ी का महल था, जिसमें तुगलक प्रवेश करता है, वैसे ये महल गिर जाता है और वहां पर दब के इसकी मौत हो जाती है। 1325 में इसकी गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं, बर्नी द्वारा ऐसा माना गया है कि ये जो है एक षड्यंत्र था, जो जोना खां और उसके द्वारा, मतलब जो भी उसके सहयोगी हुए उनके द्वारा ये बनाया गया था। लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये एक इत्तेफाक था। ठीक है, तो इस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं हम लोग गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, जो काफ़ी ज्ञानी था, बहुत पढ़ा लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक इसका शासन रहा है। तारीख़ फिरोजशाही में मोहम्मद बिन तुगलक को सृष्टि का आश्चर्य बताया गया है। जो तारीख़ फिरोजशाही है ना, इसमें तुगलक को कहा गया है ये सृष्टि का आश्चर्य है। और एडवर्ड टॉमस ने कहा है धनवानों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार कहा। ये बात आपको याद रखनी है। धनवानों का राजकुमार कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, प्रारंभिक जीवन क्या है इसका। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मलिक फखरुद्दीन जूना खां, या बताया मैंने आपको कि जोना खां भी लिखा होता है कहीं कहीं। ठीक है, मार्च 1325 में जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई, तो इसके बाद जोना खां ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली पर सिंहासन प्राप्त किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं खलीफा की उपाधि, जो खलीफा की उपाधि हुआ करती थी, अमीर उल मोमिनीन, ये खुद धारण कर लेता है और अपने सिक्कों पर जिल्लाह शब्द अंकित करवाता है। अब देखिए, 1344 मोहम्मद, इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा, ठीक है, खलीफा अहलकीम द्वितीय से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करता है। प्रशासनिक कार्य क्या है इसके? देखिए, सुल्तान बनने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, अपने चचेरे भाई, जो इसका चचेरा भाई था मलिक फिरोज, इसको नायब बारबक पद पर नियुक्त करता है। नायब बारबक, ठीक है, यानी दरबार के शान शौकत बढ़ाने वाला। और मलिक व्याज खिलजी को कादर खां की उपाधि तथा लखनौती का राज्यपाल नियुक्त, लखनौती ये पश्चिम बंगाल के आसपास है, तब ये पश्चिम बंगाल में आता था। ठीक है, लखनौती का राज्यपाल नियुक्त करता है। कमलुद्दीन को, जहां पर देखो लिखा है, एक सेकेंड, पता है लैपटॉप थोड़ा सा ये पुराना है ना, जिसमें बहुत स्लो चलता है, कहीं कहीं ये हैंग हो जाएगा ना तो फिर से वीडियो बनाना पड़ जाएगा। देखो, कमलुद्दीन को सद्र ए जहां के पद पर तथा शेख शिहाबुद्दीन को दीवाने मुस्त खराज के पद पर नियुक्त किया। देखिए, सद्र ए जहां क्या होता था? ये एक न्यायाधीश के रूप में, मतलब जो इस्लामिक हिसाब से जो न्याय होते थे उसके हिसाब से कमलुद्दीन को रखा गया था। और शिहाबुद्दीन को दीवाने मुस्तराज, ये बकाया जो लगान होता है उसको वसूलने वाला अधिकारी होता था। और दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य जो है सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा, जिसमें 23 प्रांतों में ये बटा हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान माना जाता है, जिसने अपने राज्य के अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो योग्यता के आधार पर करना स्टार्ट किया था। वो धर्म के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर ये नियुक्ति करना स्टार्ट किया था इसने।
भारतीय इतिहास में प्रथम शासक माना जाता है इसको जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास सबसे पहले इसने किया था। देखिए सती प्रथा और जौहर में क्या था कि रानियां जो है युद्ध होने के बाद उसके जब राजा वगैरह हार रहते थे तो रानी के साथ जो उनकी दासियाँ वगैरह होती थी उनके लोग भी हारते थे, तो वो सब एक साइड जाके अपने आप को जो है मार डालती थी। और सती प्रथा में क्या था कि उसके हस्बैंड के साथ इसको, जैसे कोई भी सती होना है तो उसका अगर आदमी मर गया या फिर उसका पति मर गया है तो उसके साथ उसको दफना दिया जाता था या उसको जलाया जाता था। ठीक है, तो ये था सती प्रथा। तो इसका अंत किसने करवा, इसका जो है रोकने का प्रयास सबसे पहले किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, तो ये नए विचारधारा का था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को, ठीक है, अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। हुआ क्या था कि चीन के एक राजा थे जो आए थे 1341 में भारत बौद्ध मंदिर देखने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता का चीन के दरबार में भेजा था। धार्मिक नीति देखिए क्या है। धार्मिक जो है ये धर्म सभी धर्म को मानने वाला था, सभी धर्म की इज्जत करता था। इसलिए क्या हुआ कि इतिहासकार लोगों ने, जो मुस्लिम इतिहासकार हैं, उसको बहुत ही बेकार शासक बताया है। ठीक है, कि ये मतलब जो है इस्लाम के विरुद्ध था, ये सब बातें बताई हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है जिसने सभी धर्मों के प्रति अपनी आस्था रखी और सभी को बराबरी का सम्मान प्रदान किया। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने रतन सिंह को सिंध का सूबेदार बनाया और अमीर उस सिंध की उपाधि दी। अमीर उस सिंध का मतलब क्या हुआ कि सिंध का सबसे बड़ा अधिकारी। तो रतन सिंह, यहाँ पर देखिए, रतन सिंह को सिंध का सबसे बड़ा सूबेदार बनाया और उसे क्या हुआ, अमीर उस सिंध की उपाधि दी थी। अब देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि होली में शामिल होने वाला पहला शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को होली में शामिल होने वाला पहला शासक माना जाता था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। ठीक है, मैंने बताया कि सभी धर्मों को यह बराबर का दर्जा देता था। इसी क्रम में देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी को से आधी रात वार्ता की और 1000 गाय जिन प्रभा सूरी को दान में दी थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान राजशेखर को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। तो राजशेखर को किसने संरक्षण प्रदान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक माना जाता है जिसने सभी धर्म में साधुओं के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे इस्लाम का विरोधी बताया है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो गायों के लिए गौशालों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। ठीक है ना। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सूफीवाद में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन सूफी का जो सूफी संत होते थे उनमें जो है काफ़ी सम्मान करता था। और इसने क्या किया कि ये जो है शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, शेख अलाउद्दीन का ये शिष्य माना जाता है। और अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर तथा बहराइच स्थित सालार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन करने वाला ये दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। अब ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं कि विश्व फेमस है। प्रशासनिक सुधार में क्या है देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक माना जाता है जिसने सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया और शताधिकारी नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की। शताधिकारी नामक नए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। शताधिकारी क्या होता था? देखो, शताधिकारी जो है 100 गांवों के लगान वसूलने वाले अधिकारियों का प्रमुख होता था। और मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक माना जाता है जिसने अकाल पीड़ितों के लिए सहायता प्रदान की और किसानों को कृषि ऋण भी प्रदान किया था। इसमें देखिए, ये बताऊँ मैं आपको कि इसने कृषि लगान को बढ़ा दिया था, तब प्लेग आ गया था, इसलिए इसको वापस लेना पड़ा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की भरपाई के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। दो दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किसानों की भरपाई के लिए, क्योंकि प्लेग आ गया था, काफ़ी जो नुकसान हो गया था किसानों का। सब गड़बड़ होता अभी।
और अमीर को ही उसको उस अधिकारी को कहा जाता था। और देखिए पूरे भारत पर राज्य करने के उद्देश्य से यहाँ पर जो है सबसे बेकार इसने काम किया था कि 1326-27 में पूरे भारत पर राज्य करने के लिए इसने क्या किया था, दिल्ली से देवगिरी, ठीक है, जो वर्तमान में क्या है दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। हालांकि इसका निर्णय सही था, जहाँ पर क्योंकि दौलताबाद बीचों बीच में आ रहा था तो वहाँ से ही अपना केंद्र स्थापित करता और हर जगह शासन करता। लेकिन क्या हुआ कि भाई देखिए सबको, एक तो ये सबको ले गया, दिल्ली की जनता सबको ले गया, सबको ले गया, ये मतलब एक एक जानवर को ले गया, कुत्ता बिल्ली सबको ले गया, और कुछ जो है बहुत लोग जाते जाते मर गए, ठीक है, लेकिन सबको ले गया और वहाँ पर सबको वहाँ पर ठहरवाया, ठीक है, कुछ दिन रुका। और इस समय देवगिरी का नया नाम क्या रखा, देवगिरी का जो है जो नया नाम बदल गया था वो रखा था कुतुब उल इस्लाम नया नाम रखा और एक नया शहर बसाया, ठीक है, इस तरीके से कहें नया शहर ही बसाया था इसने। अब क्या हुआ कि वहाँ पर वातावरण कुछ अलग था, तो क्या हुआ कि 1335 में मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः राजधानी जो है दिल्ली को बनाया। अब वहाँ से फिर जनता को वापस लेके आया। तो देखिए कुछ जाते समय मर गए और बचे हुए आते समय मर गए, तो बहुत लोग इसे मर गए थे, बड़ा परेशान हुए थे। और इतिहासकारों ने इस चीज़ को सबसे बड़ी मूर्खता बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को, कि मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी मूर्खता थी कि राजधानी परिवर्तन करना। तो ये काफ़ी मतलब जो है हंसी का पात्र बन गया था। ऐसे बहुत लोग मर गए थे, पहले ले गया देवगिरी, फिर वहाँ से फिर वापस आया दिल्ली, और सबको ले गए थे वापस, सबको फिर लेके आता था। तो कुछ जाते समय मरे, कुछ आते समय मर गए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसी समय क्या हुआ कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख निजामुद्दीन औलिया का एक शिष्य था शेख बुरहानुद्दीन, इसने रखी थी, ठीक है। और देवगिरी को इस्लामी शिक्षा का केंद्र बनाया। अब ये भी साथ में गया था, अब वापस कुछ लोग वापस नहीं आए थे, कुछ लोग वहीं रह गए थे, ठीक है। अब ये भाई एक माने हुए हस्ती थे तो ये वापस वहीं रह गए थे। तो अब जो है इस्लामी शिक्षा का भी प्रचार करना है, तो यहीं पे रह गए थे वो। तो जो दक्षिण भारत में है वो निजामुद्दीन औलिया का जो शिष्य था शेख बुरहानुद्दीन गरीब, इसने क्या है देवगिरी को इस्लामी शिक्षा का केंद्र बना दिया था। अब 1229-30 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का वैधानिक आधार देकर लागू किया, ठीक है। इसमें दोआनी नाम का एक नया सिक्का, दिनार नाम की स्वर्ण मुद्राएं इसने जारी की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। कलमा एक तरीके से कह सकते हैं, अब मुझे इसके में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ धार्मिक चीज़ें जो धार्मिक यानी जो मुस्लिम धार्मिक कुछ होता था, कुछ शब्द होते थे उसको यहाँ पे हाँ ऐसा कह सकते हैं कि अल्लाह एक है, ऐसे कुछ आता था, ठीक है। इसको ज़्यादा मतलब अलग वे में मत लीजिएगा। चांदी के सिक्कों को टका और सोने के सिक्कों को जीतल कहा जाता था इसके समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक, यहाँ पर देखिए एक काम इसने और गलत किया, प्रतीक मुद्रा के रूप में कांसे के सिक्के का प्रचलन किया था, ठीक है। देखिए मैंने ऊपर बताया था कि जो ये इब्न बतूता है इसको 1342 में चीन भेजा था। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1341 में चीन मंगोल सम्राट तोमर तिगुन के बौद्ध मंदिरों को देखने के लिए भारत में यात्रा की थी। फिर इसके बाद इसी के दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को भेजा था। देखिए प्रमुख विद्रोह देखते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा अगर विद्रोह हुए हैं तो इसी के काल में हुए हैं, 22 विद्रोह हुए थे, ठीक है। जिसमें प्रथम विद्रोह जो है तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसास्प ने किया था। बहाउद्दीन गुरसास्प ने सबसे पहला विद्रोह किया था। और बंगाल विद्रोह 1340 में शमसुद्दीन जो लखनऊती एवं सुनार गांव के शासक था उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। बहुत सारे राज्य जो है इसमें स्वतंत्र हो गए थे। बंगाल प्रांत ऐसा था जिसने सबसे पहले यहाँ इसके शासनकाल में सबसे पहले जो है स्वतंत्र हुआ था बंगाल। अब मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला जो प्रांत था वो बंगाल प्रांत था, ठीक है। तगी का विद्रोह, तगी नामक एक व्यक्ति ने गुजरात में विद्रोह किया और इसी विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को गुजरात जाना पड़ा। तगी सिंध भाग गया था और इसी का पीछा कर रहा था तुगलक। पीछा करते करते क्या हुआ, तुगलक की जो है क्या कह सकते हैं, तुगलक जो है काफ़ी जो है बीमार हो गया था, ज्वर हो गया था, इसी कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और कोई पेज है? हाँ
शिक्षा और साहित्य, देखिए दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो हल्का पागल ही होता है। देखिए जिसने देखिए अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इसकी सभी की शिक्षा ये प्राप्त कर चुका था। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी ने तरीके तारीख फिरोजशाही ग्रंथ और फतवाए जहांदारी की रचना की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बदरुद्दीन नामक एक प्रमुख कवि था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा कसीदों की रचना की है। कसीदों क्या होता है? ये कसीदों एक शायरी होती है, जो मतलब एक शायरी होती है एक प्रशंसा के तौर पर कसीदों की रचना की थी। ठीक है, अब स्थापत्य कला देखो क्या क्या है। देखिए अदलाबाद ने उत्तर प्रदेश में जहांपना दिल्ली के निकट नामक नगरों को बसाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को संगीत का प्रेमी माना जाता है क्योंकि इसके दरबार में 12,000 से ज़्यादा गायक रहते थे और जो गाने के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान करते थे। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जब इसने सिक्के जारी किए थे, इसने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। सांकेतिक मुद्रा जो सबसे ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ था कि लोग क्या कर रहे थे, लोग अपने घर को टकसाल बना लिए थे और अपने अपने घर में सिक्का बना रहे थे। इससे क्या हुआ था कि काफ़ी जो है सिक्के मार्केट में आ गए थे। तो ये भी इसका एक असफल एक योजना थी जो सांकेतिक मुद्रा इसने स्टार्ट की थी। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने वस्त्र निर्माण के लिए एक कारखाना भी खुलवाया था। ठीक है, और एक जो है इसका है शाहनामा, एक किताब है शाहनामा, वो मोहम्मद बिन तुगलक को ही समर्पित है पूरी शाहनामा। जिसको लिखा किसने है? जिसको लिखा है बदरुद्दीन ने। कहाँ पर था, कहाँ पर गया बदरुद्दीन? नहीं लिखा है यहाँ पर। तो बदरुद्दीन की जो है किताब है शाहनामा, ये मोहम्मद बिन तुगलक को ही समर्पित है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते चल रहे होंगे और जो भी लाइन में लिखा हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और जहाँ पे बताने था वहाँ पे मैंने आपको बताया भी कहानी के तौर पे। तो इससे बाहर आपसे क्वेश्चन फिलहाल नहीं बनेगा। बाकी आप लोग अगर शेयर करते हैं, अच्छा रिस्पांस मिले तो मुझे कुछ और भी अच्छा करने की सोचूँ। बिल्कुल रिस्पांस नहीं मिल रहा है यार, मन नहीं लगता है बिल्कुल, कसम से। आप लोग बिल्कुल रिस्पांस नहीं करते हो। यहाँ तक पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं देखा, मैं किसके सामने चिल्ला रहा हूँ, किसके सामने भौंक रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं है। तभी जो है यार कभी कभी लगता है कि जल्दी हो रहा है, फिर कुछ अच्छे से नहीं हो रहा है, मुझे पता भी चलता है। क्योंकि अंदर से आत्मा जो है गवाही नहीं देती है कि कोई क्लास बनाओ, लेकिन ये होता है ना कि मन होता है अंदर से कि यार करो, कभी ना कभी तो चलेंगे वीडियो, लेकिन आप लोग कभी सपोर्ट ही नहीं करते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको देखना होगा देखेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिरोज शाह तुगलक देखेंगे क्योंकि इसकी हो गई है मृत्यु। ठीक है, इसकी हो गई है मृत्यु। इसके ही समय में देखा, एक बात बता दूँ मैं, इसके समय में क्या हुआ था, इसके समय में ही दो राज्य बने थे। एक तो बना था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य बना था जिसकी स्थापना की थी हरिहर एवं उसका भाई बुक्का ने। और एक बना था ये बहमनी साम्राज्य इसके ही समय में, क्योंकि दक्षिण में जब विद्रोह हुआ था तब प्लेग के कारण ये वहाँ पर जा नहीं पाया था विद्रोह को दबाने में। तो वहाँ पर दो साम्राज्य बन गए थे। एक तो बना था विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर एवं बुक्का ने किया था, एक बहमनी राज्य जिसमें हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इसको हम लोग अलग से करेंगे, जब दक्षिणी भारत के जब राज्य पढ़ेंगे तब इसको मैं पढ़ाऊँगा आपको अलग से। ठीक है, तो कोई डाउट अगर है किसी चीज़ को तो यहाँ पर हम लोग आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसको रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।